जब भविष्य के समय में धरती के वातावरण में सांस लेना मुश्किल हो गया तो इंसानों ने जमीन के नीचे एक शहर जैसा बड़ा बंकर बनाया जिसको एक बहुत ही बड़े जनरेटर से पावर मिलती थी। लेकिन जनरेटर डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक लड़की जूलियट को एक दिन पता चलता है कि उस जनरेटर के कुछ पार्ट्स कई सौ सालों से बिना रुके चलने के कारण खराब हो गए हैं, जिसे सही करने के लिए एक जनरेटर को बंद करके बैकअप पावर का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर उसे जल्दी ही सही नहीं करा गया तो जनरेटर के ब्लास्ट होने से वहां मौजूद 10,000 लोग मारे जाएंगे। इस बारे में जानते ही जूलियट वहां की मेयर से बात करती है और रात में जनरेटर को बंद करके बैकअप पावर की मदद से उसे सही करने का काम शुरू करा जाता है। पर जैसे ही जनरेटर बंद होता है वैसे ही कैफेटेरिया में मौजूद बड़ी बड़ी स्क्रीन जिसमें बाहर के वातावरण को देखा जा सकता था, उसमें एक सेकंड के लिए हरी भरी दुनिया नीले आसमान के साथ दिखाई देती है, जबकि नीचे मौजूद लोगों को तो अब तक ऐसा ही लगता था कि बाहर के वातावरण में अभी भी सांस नहीं ली जा सकती। और अगर ऐसा है तो साइलो वाले अभी इंसानों को बेवकूफ बनाकर बंकर के अंदर ही क्यों रख रहे हैं। खैर अभी जूलियट अपनी जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे जनरेटर को सही तो कर देती है, जिससे सब काफी खुश होते हैं। जिसके बाद जूलियट सीधा शहर की शेरिफ बन गई थी, क्योंकि पहले वाला शेरिफ जिसका नाम बेकर था वो किसी खास वजह से अपने बाद जूलियट को ही शेरिफ बनवाना चाहता था। खैर अब उसी रात अचानक से जूलियट को मेयर के घर में बुलाया जाता है, जहाँ जाके उसे पता चला कि किसी ने मेयर को जहर देकर मार दिया था। लेकिन क्यों? अब वैसे ही इस कहानी का सेकंड पार्ट है, जिसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और उसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी मेयर की मौत के बारे में जानकर जूलियट तो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। इवन मेयर के नए नवेले बॉयफ्रेंड मैट को भी समझ नहीं आ रहा होता कि मेयर को जान से किसने मारा। इस बारे में जब मैट आईटी डिपार्टमेंट के हेड वार्नर और जस्टिस डिपार्टमेंट के आदमी रॉबर्ट से बात करता है तो वो दोनों बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हैं और उसी वक्त वार्नर खुद को नया टेम्पररी मेयर घोषित कर देता है। वैसे कहीं मेयर की मौत के पीछे रॉबर्ट और वार्नर का हाथ ही तो नहीं है। इसी बारे में सोचते हुए जूलियट बेकर के ऑफिस में आ जाती है, जहां आते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज की मौत से रिलेटेड चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया था। वैसे जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा था उन्हें इस बारे में पता होगा कि पिछले पार्ट में जूलियट के बॉयफ्रेंड जॉर्ज ने साइलो के 120वें वाले से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उसकी मौत कहीं न कहीं बेकर की बीवी एलिसन की मौत से जुड़ी हुई थी। उन दोनों को ही भनक थी कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से सही है और साइलो वाले उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अब आगे जूलियट बेकर के घर में जाती है जहां वो रहने वाली थी। वहां के वेंटिलेशन चैम्बर से जूलियट को कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं, मगर अभी जूलियट उन पर ध्यान न देकर बेकर के सेफ को खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जॉर्ज के मौत के बारे में कोई न कोई जानकारी उसे बेकर की अलमारी में मिल जाएगी। मगर जब तक जूलियट को पूरी तरह से ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक उसे बेकर के सेफ का पासवर्ड पता नहीं चलेगा। इसीलिए अभी जूलियट थोड़ा सा उदास हो जाती है। तभी उसे बेकर के टेबल पे रिसाइकल डिपार्टमेंट का एक लेटर दिखाई देता है, जिसके अकॉर्डिंग जल्दी ही बेकर के पुराने सामान को वहां पर भेजा जाने वाला था। इस बात को पढ़कर जूलियट उस समय को याद करने लगती है जब वो छोटी थी और अपने परिवार के साथ ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहा करती थी। उसके पिता के साइलो के डॉक्टर होने के कारण उनके पास किसी चीज की दिक्कत नहीं होती, मगर एक दिन अचानक जूलियट के भाई की तबीयत बिगड़ जाती है और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उसका पिता अपने बेटे को नहीं बचा पाता और अपने बेटे का इस दुनिया से चले जाने की वजह से उसकी माँ ने भी खुदकुशी कर ली थी। इससे जूलियट खुद भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उस समय जूलियट की माँ और भाई के सामान को भी रिसाइकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। पर जूलियट की माँ की एक खराब चेयर जूलियट के घर में ही रह गई थी, जिसको जूलियट अपने पिता से सही करवाने को कहती है, मगर उसके पिता के हिसाब से वो चेयर सही नहीं हो सकती थी और उन्हें उसे भी रिसाइकल डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए था। लेकिन जूलियट इस पर मना कर देती है और जब उसके पापा घर पे नहीं होते तो वो चेयर को सही करने में लग जाती है। उससे खराब चीजों को सही करने का शौक बचपन से ही था। अब वो चेयर को सही करने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन इस बीच उसने रसोई में खाना बनने के लिए रखा हुआ था, जिस पर से उसका ध्यान हट चुका होता है और उतने में ही उसका पिता घर में वापस आकर गैस को बंद करता है, जिस दौरान उसका हाथ भी जल गया था। इसकी वजह से वो जूलियट को डांटने लगता है, जिस पर जूलियट उसे सही हो चुकी चेयर दिखाती है। लेकिन जूलियट का पिता अभी भी उसे डांटे जा रहा था। इससे जूलियट अपने रूम में जाके रोने लग गई और जैसा कि वो जानती थी कि उसके पिता कभी उसे वो नहीं बनने देंगे जो वो बनना चाहती है, इसीलिए वो अपने सामान को पैक करके नीचे वाले फ्लोर में मार्था के पास चली जाती है, जहां ही उसने मैकेनिकल चीजों को सही करना सीखा था। और कहीं ना कहीं जूलियट अपने भाई और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी अपने पिता को ही मानती थी। उसी वजह से उसने तब से उनसे कोई बात नहीं करी। खैर प्रेजेंट टाइम में ये सब सोचते हुए जूलियट की आंख लग जाती है और तभी वार्नर उससे मिलने आता है, क्योंकि कल से उसकी ज्वाइनिंग थी। तब वार्नर भी वेंटिलेशन में से अजीब सी आवाज आते हुए सुनता है, जिस पर जूलियट उसको आवाज पर ध्यान ना देने को कहकर वहां से जाने को कहती है और अगले
दिन बेकर के ऑफिस में पहुंच जाती है। जूलियट को लग रहा था कि शायद जॉर्ज की फाइल बेकर ने अपने ऑफिस में भी उसके लिए छोड़ी हो सकती है, लेकिन बेकर ने जूलियट के लिए बस एक ही फाइल छोड़ी थी, जिसमें मौजूद एक नोट पर लिखा हुआ था कि मिरर्स के सामने मौजूद फ्लावर्स की संख्या को बढ़ा दो। इस नोट के जरिए बेकर जूलियट को क्या समझाना चाहता है, जूलियट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और अभी जब उसे बेकर के सेफ का पासवर्ड पता चलने पर वो सेफ को खोलती है तो उसमें भी उसे जॉर्ज की मौत से रिलेटेड कोई फाइल नहीं मिलती। इससे तो जूलियट को समझ नहीं आता कि जॉर्ज आखिरकार उसे शेरिफ बनाना क्यों चाहता था। आगे जूलियट के बाहर जाने पर उसे मैट एक आदमी को मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैट को लग रहा था कि शायद मेयर को मारने के पीछे उसी आदमी की नकली दारू का हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी जूलियट जैसे तैसे मैट को समझाकर अपने साथ कैफेटेरिया में ले जाती है, जहाँ मैट के पहुंचने पर जूलियट उसे भी बता देती है कि बेकर असल में उसके साथ मिलकर जॉर्ज की मौत का राज जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉर्ज की मौत एलिसन से भी जुड़ी हुई थी। ये सुनकर मैट काफी हैरान होता है और अभी जूलियट उससे वादा करती है कि अगर तुम जॉर्ज की मौत का राज जानने में मेरी मदद करोगे तो मैं भी मेयर के कातिल तक पहुंचने में मन लगाकर तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर मैट भी जूलियट की मदद करने के लिए मान जाता है और अब इसके बाद वो एक औरत के घर जाते हैं, क्योंकि मेयर की मौत के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने मैट को एक लिस्ट भेजी थी जिसमें उन लोगों का नाम था जो मेयर की मौत के जिम्मेदार हो सकते थे। उन नामों में से उस औरत का नाम भी था, क्योंकि वो पहले जहर बनाने का काम करती थी। खैर अभी घर के बाहर जाने पर उन्हें उस औरत का हस्बैंड पैट्रिक मिलता है, जिससे बात करके मैट और जूलियट को पता चलता है कि उसकी बीवी तो काफी समय पहले मर चुकी है। इस बारे में जानते ही मैट उस औरत के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मेयर के कातिल तक किसी भी हाल में पहुंचना चाहता था। पर मैट की बातें सुनकर पैट्रिक को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में मैट की नाक पे घोंसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मैट की आंख खुलने पर वो अपने घर में था, जहां जूलियट उसे दिमाग को ठंडा रखने को बोलकर खुद रिसाइकिल डिपार्टमेंट में चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बेकर के पुराने सामान में भी उसके लिए कोई जानकारी हो सकती है। मगर वहां छानबीन करके भी जूलियट के हाथ कुछ नहीं लगता, जिसके बाद वो वापस से बेकर के घर में आ गई, जहां के वेंटिलेशन सिस्टम में से अभी भी आवाज आ रही थी और उसके ही सामने जूलियट को मिरर भी दिखाई देता है, जिसको बेकर ने फ्लावर से ढका हुआ था। तब जूलियट को बेकर के नोट के बारे में याद आता है और वो कुछ सोचकर सीधा वेंटिलेशन सिस्टम को देखने लगती है। उस वेंटिलेशन सिस्टम में एक तार के सहारे कुछ बांधा गया था, जिसकी वजह से ही वो अजीब सी आवाजें कर रहा था। उस तार को खींचने पर जूलियट को जॉर्ज की फाइल मिल जाती है, मगर उसमें ज्यादा कोई खास जानकारी नहीं होती। पर अगर फाइल में कोई खास जानकारी नहीं है तो बेकर को उसे छुपाना क्यों पड़ा। इसी बारे में जब जूलियट सोच रही थी तभी अचानक उसके घर में एक आदमी आके बताता है कि मैट के घर में किसी ने हमला करके उसे जान से मार दिया। ये सुनकर तो जूलियट के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके वहां जाने पर उसे पॉल मिला, जिसको जस्टिस डिपार्टमेंट बेकर के साइलो से बाहर जाने के बाद जूलियट की जगह पर शेरिफ बनाना चाहता था, मगर मेयर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब मैट की मौत के बाद जैसा कि डिप्टी शेरिफ की पोस्ट खाली थी तो उसे डिप्टी शेरिफ बना दिया गया था। खैर अभी जूलियट को समझ नहीं आता कि मैट को किसने और क्यों जान से मार दिया। उतने में ही वहां पर रॉबर्ट भी आ गया था, जो थोड़ी देर पहले ही मैट के पास आके मिला था और उस समय मैट की नाक टूटी हुई थी। उसी वजह से रॉबर्ट को लग रहा था कि जिसने मैट की नाक तोड़ी थी उसने ही मैट को जान से मारा है। खैर अभी मैट की बॉडी की तलाशी लेने पर जूलियट को उसकी जेब में जस्टिस डिपार्टमेंट का वही कागज मिलता है जिसमें मेयर की मौत के सस्पेक्ट्स की जानकारी थी और उसमें पैट्रिक की वाइफ के नाम पर मैट ने गोला लगाया हुआ था। उसी वजह से जूलियट को भी लग रहा होता है कि कहीं न कहीं इस सब में पैट्रिक का हाथ भी हो सकता है। खैर अभी मेयर और मैट को एक साथ ही एक कब्र में दफन कर दिया गया, जहां वार्नर एक छोटी सी स्पीच देता है और उसके बाद सब एक एक सेब को काट कर एक रिचुअल की तरह मैट और मेयर की कब्र में डालकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मैट के कातिल के बारे में पता करते हुए जूलियट पॉल के साथ एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है, जो पहले के टाइम पर जेल में था और उसकी मैट से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन उस आदमी के हिसाब से उसने मैट को नहीं मारा होता। इस बात पर जूलियट को भी भरोसा हो गया था, क्योंकि उस आदमी के हाथ कांप रहे थे और ऐसी हालत में वो मैट से किसी हाल में लड़ाई नहीं कर सकता था। अब इसके बाद जूलियट पॉल से उसके घर जाने को कहती है और खुद पैट्रिक के घर के बाहर जाती है, लेकिन पैट्रिक के घर में लॉक लगा था। तब जूलियट अपने पास मौजूद बैच की मदद से लॉक को खोलकर पैट्रिक के घर में तलाशी लेने लगती है, जहां उसे मैट का बनाया हुआ मेयर का स्केच मिलता है, जिसका थोड़ा सा टुकड़ा मैट के घर की दीवार में भी मौजूद था और इस स्केच को देखकर लग रहा था कि मैट को सच में पैट्रिक नहीं मारा है। इवन वहाँ वही जहर भी मौजूद होता है जिससे मेयर की मौत हुई थी। पर अगर सच में पैट्रिक ने मेयर और मैट को जान से मारा था तो उसका क्या कारण था। इस बारे में सोचते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके जूलियट घर से बाहर आ जाती है, जहाँ एक आदमी उसे अजीब तरह से देखते हुए बताता है कि पैट्रिक अब इस घर में नहीं रहता।
ये सुनकर जूलियट थोड़ा सा हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ पॉल अपने घर ना जाकर जस्टिस डिपार्टमेंट में गया था ताकि उसे थोड़ी सी अंदर की जानकारी मिल सके। वहाँ पर वो रॉबर्ट को डफ नाम के एक आदमी से बात करते हुए देखता है, लेकिन पॉल के अंदर जाते ही दोनों शांत हो गए और डफ वहां से चला गया। वहीं अब तक जूलियट पैट्रिक के पास पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में वापस आती है। वहां उसके पास पॉल आके कहता है कि मैं जस्टिस डिपार्टमेंट में गया था और वहां पे थोड़ी पूछताछ करके मुझे पता चला कि शायद मेयर को मारने वाले आदमी का नाम राल्फ है, जो पेपर डिपार्टमेंट में काम करता है और मेयर की मौत वाले दिन वही रात में ऊपर वाले फ्लोर पे आया था। तब जूलियट को जस्टिस डिपार्टमेंट की लिस्ट में राल्फ का नाम भी दिखाई देता है, लेकिन वो जल्दी से अपने असिस्टेंट के पास जाके उससे कहती है कि मुझे पैट्रिक को पकड़ने के लिए जाना है, तो जल्दी से उसका अरेस्ट वारंट बनवाओ। ये सुनकर पॉल और असिस्टेंट दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि पॉल के हिसाब से तो राल्फ कातिल था, लेकिन जूलियट पैट्रिक को पकड़ने जा रही थी। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि जूलियट थोड़ी देर पहले ही पैट्रिक को पकड़ने के नाम पर अपने साथ कहीं ले गई थी। तो क्या इसका मतलब वो पैट्रिक को कहीं छुपा कर आ गई है? अगर हाँ तो क्यों? खैर, पॉल अभी जूलियट के साथ नहीं जाता और जूलियट जल्दी से पैट्रिक के घर की तरफ जाने लगती है। वो इस बात को जानती थी कि पैट्रिक के खिलाफ वारंट इशू होते ही असली कातिल उसे मारने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि मेयर और मैट को मारने वाला बंदा कोई न कोई अंदर का आदमी ही है। जूलियट का ये शक एकदम सही था। थोड़ी ही देर में पैट्रिक के घर के बाहर डफ पहुंच जाता है, जिसको जूलियट आके देखने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि मेयर और मैट को डफ ने ही जान से मारा है। पर क्यों? ये जानने से पहले जूलियट डफ से कहती है कि आज से 1 साल पहले पैट्रिक की वाइफ की मौत हो चुकी है और उसी वजह से वो 6 महीने पहले से सिंगल बंदे के रूम वाले घर में शिफ्ट हो गया था। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट वालों ने अब तक उसके एड्रेस को अपडेट नहीं करा, जिसकी वजह से ही डफ ने जब पैट्रिक को फंसाने की कोशिश करनी चाहिए तो उसने मेयर की पेंटिंग को गलती से पैट्रिक के पुराने वाले घर में रख दिया, जबकि पैट्रिक तो दूसरे घर में रह रहा था और उसके पास अब इस घर की चाबी भी मौजूद नहीं थी। जूलियट को इस बारे में तभी समझ आ गया था जब उसे पता चला था कि पैट्रिक वहाँ नहीं रहता, जिसका मतलब उसे कोई अंदर का आदमी फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट जैसे बड़े डिपार्टमेंट के लोगों के पास ही उसके घर की चाबी हो सकती है। अब जूलियट के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर डफ सीढ़ियों से नीचे भागना शुरू कर देता है, जिस दौरान जूलियट उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर डफ उसको जान से मारने के लिए सीढ़ियों से नीचे लटका देता है और अगर जूलियट वहाँ से निकल जाती तो पक्का उसकी मौत होती। तब अपनी जान बचाने के लिए जूलियट अपने पास मौजूद एक नाइफ को निकालती है, मगर गलती से वो नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अभी डफ भी उसे नीचे गिराने ही वाला था कि तभी जूलियट ने उसका हाथ पकड़कर तोड़ दिया, जिससे डफ दर्द में वहां से भाग गया और तभी साइलो में रहने वाले कुछ आम लोग आके जूलियट को ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन अब डफ जूलियट के हाथ से निकल चुका था। अभी जूलियट पुलिस स्टेशन में आके तुरंत ही इस बारे में पॉल को बताती है, जो सुनकर पॉल भी काफी हैरान होता है। वहीं डफ अभी भी भागकर एक जेनिटर रूम के पास आ गया था, जिसके अंदर से रॉबर्ट बाहर आता है और रॉबर्ट खुद भी डफ को वहां देखकर हैरान रह जाता है। असल में रॉबर्ट उस रूम में आता जाता रहता था, मगर किसी को पता नहीं होता कि उस जेनिटर रूम में क्या है। अभी जब डफ रॉबर्ट को बताता है कि वो बड़ी मुश्किल से जूलियट से अपनी जान बचाकर आया है, तो रॉबर्ट आराम से उसे बताता है कि ये रूम असल में उसके पिता का था, जो साइलो के सभी लोगों की नजर में एक जेनिटर थे। लेकिन वो उस कमरे के अंदर रहकर एक ऐसे काम को करा करते थे जिसकी वजह से साइलो में रहने वाले 10,000 लोग बिना किसी दिक्कत के रह पा रहे थे। इसी वजह से बड़े होकर रॉबर्ट ने भी उनकी ही तरह काम करना शुरू करा, मगर वो काम क्या है और अंदर क्या होता है, जल्दी ही इस बारे में आप लोगों को पता चलेगा। खैर, अभी रॉबर्ट डफ से बातें करते हुए डफ को बालकनी के पास लेकर आ गया और आगे कहता है कि मेरे पिता की साइलो में बहुत इज्जत थी और अब मेरी भी काफी इज्जत है, लेकिन अगर जूलियट ने तुम्हें पकड़ लिया और तुमने मेरे बारे में बता दिया कि मैंने मैट और मेयर को मरवाया है, तो मेरी बदनामी होगी और मैं साइलो के लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। इतना बोलकर रॉबर्ट ने डफ को बालकनी से धक्का मार दिया था, जिससे नीचे गिरकर डफ की मौत हो जाती है। अब डफ की मौत को सबके सामने जज मीडोज ने खुदकुशी की तरह दिखा दिया था, जैसे डफ ने पहले मेयर और मैट को जान से मारा हो और बाद में पकड़े जाने के डर से खुद को खत्म कर लिया। लेकिन जूलियट के हिसाब से इस सब में रॉबर्ट का भी हाथ था, क्योंकि रॉबर्ट ज्यादातर डफ के साथ ही रहता था। इस बारे में वो मीडोज से कहती भी है, लेकिन मीडोज अपनी तरफ से फाइल को बंद कर चुकी थी और इस केस पर अब जूलियट को कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर जूलियट को काफी बुरा लगा, लेकिन वो पॉल के साथ मीडोज के ऑफिस से बाहर आ जाती है। इसके बाद भी जूलियट रॉबर्ट और डफ के बारे में सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी और जब वॉर्नर को इस बारे में पता चला तो उसने जूलियट को अपने पास बुलाया
उसने जूलियट से कहा कि रॉबर्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने में अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना, जिस पर जूलियट भी हाँ कह देती है और अभी मेयर से 2 दिन की लीव भी मांगती है ताकि वो नीचे वाले फ्लोर पे जाके कुछ समय अपने पुराने लोगों के साथ रह सके। मेयर भी इस पर मान गई थी और जूलियट अभी वहाँ से निकलने के बाद जब कैफेटेरिया के पास आई तो वहाँ वो लूकस नाम के सिस्टम एनालिस्ट को देखती है जो कैफेटेरिया की स्क्रीन से स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहा था, मगर उसे पता नहीं होता कि ये आसमान में चमकने वाली चीजें क्या हैं। वो इस बारे में जूलियट को भी बताता है और तब जूलियट को ये बात पता चलती है कि आसमान में मौजूद ये चीजें कुछ समय में सेम पैटर्न्स बनाती हैं, जिसके बारे में जानने के बाद जूलियट खुद भी हैरान थी। खैर आगे जूलियट नीचे जाके सीधा मार्था से मिली। तब मार्था उसको वो कैमरा दिखाती है जो जूलियट ने मार्था को दिया था और मार्था को उस कैमरा के पार्ट के अंदर एक छोटा सा मैप दिखाई दे रहा था, लेकिन साइलो में हाई लेवल के मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने की परमिशन नहीं होती, जिसकी वजह से मार्था और जूलियट को समझ नहीं आता कि उस मैप में क्या है। अभी मार्था जूलियट को ये भी बताती है कि एक समय पर जूलियट की माँ ने ही आखिरी बार मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था जो काफी पावरफुल था, लेकिन उसे जस्टिस डिपार्टमेंट ने ढूंढकर उसी समय डिस्ट्रॉय करवा दिया था। अब वैसे जूलियट को इस बारे में याद था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि साइलो में इतने अजीब रूल क्यों हैं। और तभी मार्था उसे एक और अजीब रूल के बारे में बताती है कि एक समय पर वो साइलो में एक एलिवेटर बनाना चाहती थी ताकि लोगों को अलग अलग फ्लोर्स पे जाने में आसानी हो, मगर जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसके आइडिया को बेकार बताकर ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया था। ये सुनकर जूलियट और ज्यादा हैरान होती है और अब उसकी यही हैरानी उसे मजबूर कर देती है कि वो अपनी छुट्टियों को कैंसिल करवाकर ऊपर जाए और वापस से अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करे। इसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपके से डफ के घर में जाके जॉर्ज का वो पुराना खिलौना रख देती है जो असल में साइलो के लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट था जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और अगर डफ के घर में ऐसा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट मिलता तो उसकी फाइल वापस से खुल जाती और जूलियट को डफ के साथ साथ रॉबर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का मौका भी मिलता। और किस्मत से सारी चीजें जूलियट के प्लान के हिसाब से होती हैं और डफ की फाइल को वापस से ओपन कर दिया गया। इस बात से रॉबर्ट काफी गुस्से में था, मगर इस बार वो काफी कोशिश के बाद भी फाइल को ओपन होने से नहीं रोक पाता। अब इस बार जूलियट डफ को जॉर्ज के मर्डर के साथ रिलेट करके इन्वेस्टिगेशन करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉर्ज की मौत के पीछे भी डफ का ही हाथ होगा। तब इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे रेगिना नाम की एक औरत के बारे में पता चलता है जिसे भी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट जमा करने का काफी ज्यादा शौक था। और अभी उससे जाके बात करके जूलियट को पता चला कि जूलियट से पहले जॉर्ज रेगिना का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, मगर जॉर्ज ने बस काफी सारे आर्टिफैक्ट जमा करने में रेगिना की मदद ली क्योंकि रेगिना के पास बहुत पैसे थे। मगर जब रेगिना का काम खत्म हो गया तो जॉर्ज ने उसे छोड़ दिया। अभी रेगिना ये भी कहती है कि जॉर्ज ने इसी तरह से कुछ ढूंढने की कोशिश में कई लड़कियों का सहारा लिया था और पक्का वो जूलियट के पास भी अपने ही किसी न किसी काम के कारण आया होगा। ये सुनकर जूलियट हैरान हो जाती है और अब तो वो इस बारे में किसी भी हाल में पूरी सच्चाई पता करना चाहती थी। वहीं रॉबर्ट को इस बारे में पता चल जाता है कि जो आर्टिफैक्ट डफ के घर में मिला है वो जॉर्ज का था। तब वो समझ जाता है कि जूलियट ऐसा जानबूझकर कर रही है और उसने ही वो आर्टिफैक्ट डफ के घर में जाकर रखा होगा ताकि वो जॉर्ज के असली कातिल तक पहुंच सके। इस बारे में बात करने के लिए वो जूलियट के पास उसके ऑफिस में जाता है और उसे सुनाना शुरू कर देता है, पर किस्मत से उस समय वहाँ वॉर्नर भी मौजूद था जो जूलियट को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि वो आर्टिफैक्ट पक्का डफ ने ही अपने पास रखा होगा क्योंकि जॉर्ज के मरने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम उसके घर में गई थी उसमें डफ भी शामिल था। ये सुनकर रॉबर्ट वहाँ से गुस्से में चला गया, जिसके बाद वॉर्नर भी वहाँ से चला जाता है और उन सबके जाने के बाद पॉल जूलियट पे गुस्सा करने लगा क्योंकि उसके हिसाब से जूलियट को उसे इस बारे में पहले सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन जूलियट को तो उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था। अब वैसे कहीं ना कहीं पॉल सच में काफी अच्छा इंसान था, मगर जूलियट, बेकर, मैट, जॉर्ज और मेयर की मौत के बाद से किसी पर भी भरोसा नहीं कर रही थी, खासकर पॉल पे, क्योंकि रॉबर्ट, मीडोज और मैक्सिमम बड़े बड़े लोग उसको ही नया शरीफ बनाना चाहते थे, जबकि पॉल को एक बीमारी थी जिसके कारण उसके हाथ कांपा करते थे, मगर इस बारे में पॉल ने किसी को नहीं बताया। जूलियट ने खुद नोटिस करा था और जूलियट को लगता था कि पॉल भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है क्योंकि पॉल के अनवर्दी होने के बाद भी वो लोग उसे ही शेरिफ बनाना चाहते थे। ये बोलकर जूलियट वहाँ से चली जाती है और पॉल काफी दुखी होकर अपने घर में आ गया था। वहाँ वो परेशान होकर बैठ गया, जो देखकर उसकी बीवी उसे संभालने लगती है। इधर रात में जूलियट वापस से रेगिना से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या रेगिना को जॉर्ज की मौत को लेकर किसी पर शक है।
इस पर रेगिना सबसे पहले तो एक फर्राटे वाले पंख को अपने रूम में शुरू करती है, क्योंकि उसके हिसाब से कोई ना कोई तो उनकी आवाजें सुन सकता था। हालांकि रेगिना को एग्जैक्टली इस बारे में पता नहीं होता, मगर वो अब जूलियट से हार्ड ड्राइव के बारे में बताते हुए कहती है कि उसी हार्ड ड्राइव की वजह से ही शायद जॉर्ज की मौत हुई थी, और अभी किसी को इस बारे में नहीं पता था कि वो हार्ड ड्राइव कहाँ है। आगे रेगिना जूलियट को एक बुक देती है जो उसे जॉर्ज ने दी थी, और जॉर्ज को वो बुक उसकी माँ से मिली थी। अभी जूलियट जब उस बुक को ले जाकर देखती है तो वो काफी हैरान रह गई, क्योंकि वो बुक बच्चों की पिक्चर बुक थी जिसमें बाहर की दुनिया की काफी सारी फोटोज थी, और आज तक वैसे नजारे जूलियट ने कहीं नहीं देखे थे। उस बुक में सोफी का नाम लिखा हुआ था, जो वही बूढ़ी औरत थी जो पहले बेकर की वाइफ एलिसन की फर्टिलिटी बढ़वाने उसके पास आई थी। अब वैसे जूलियट को वो बुक देखते हुए जस्टिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने साइलो के हर कमरे में कैमरा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सब पता चलता रहता था। और उस कैमरा फुटेज से पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं वो कैमरा फ्लावर्स के पास रखे हैं, और शायद वो कैमरा असल में मिरर के ही अंदर लगा हुआ था। इसी वजह से शायद बेकर ने जूलियट के लिए वो नोट छोड़ा था जिसमें उसने फ्लावर्स की क्वांटिटी को डबल करने को कहा था। खैर अभी जूलियट सोफी के बारे में पता करना शुरू करती है, जिसे एलिसन के बाहर जाने के बाद मेंटल हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया था, क्योंकि सबको लगता था कि वो पागल हो गई है। उसी वजह से सोफी को वहाँ हमेशा नशे में रखा जाता था। अभी जूलियट उसके पास जाकर उसे बाहर ले जाने की बात करती है, क्योंकि जूलियट को लग रहा था कि सोफी को पक्का कुछ न कुछ तो बहुत ही खास पता है। मगर नर्स उसे सोफी को बाहर ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि सोफी को जस्टिस डिपार्टमेंट की इजाजत के बिना कहीं पे लेके नहीं जाया जा सकता था। अब जैसे ही जूलियट पुलिस स्टेशन में वापस आती है तो वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि थोड़ी देर पहले लोगों में बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी। उस समय पर पॉल ने जूलियट को बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन जूलियट ने अपने वॉकी टॉकी को बंद करके रखा हुआ था। इसके बारे में बताते हुए पॉल आज जूलियट पे गुस्सा करने लग जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें सही से मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें कम से कम मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तब जूलियट भी इस पर मान जाती है और आज पहली बार उसके साथ अच्छे से बात करते हुए उसे बताती है कि वो क्या करने गई थी और वो क्या करना चाहती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद पॉल भी उसकी मदद करने के लिए मान गया, जिसके बाद रात में जूलियट वापस से लूकस से मिलने के लिए जाती है, जहां वो दोनों साथ में बैठकर वापस तारे देखने लगे थे। इस बार जूलियट को कुछ कुछ स्टार्स के बारे में पता था, क्योंकि उसने उस बारे में उसी बुक में देखा हुआ था। अब जैसा कि जूलियट को सोफी से जानकारी निकलवानी थी, उसी वजह से वो वॉर्नर से जाके इस बारे में बात करती है, लेकिन वॉर्नर भी इस मामले में मीडोज के फैसले के बिना कुछ नहीं कर सकता था, और अभी मीडोज उसके बुलाने पर भी बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर में रुक जाती है। उसी वजह से जूलियट उससे मिलने उसके घर आ गई और उसको मनाने की कोशिश करती है कि वो जूलियट को सोफी को कुछ समय के लिए बाहर लेकर आने दे, मगर मीडोज इसके लिए मना कर देती है। ये सुनकर जूलियट काफी गुस्सा हो गई, पर अभी वो किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ सोचते हुए सीधा अपने पापा के पास जाती है और उनसे इस मामले में मदद मांगती है, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो कुछ टाइम सोफी को अपने साथ दूसरे रूम में लेके आ सकते थे, जिससे जूलियट को सोफी से बात करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता। शुरू में जूलियट के पिता उसकी मदद करने से मना करता है, पर बाद में वो उसकी मदद करने के लिए मान गया, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक जूलियट ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा था, और शायद यही उन दोनों के रिश्ते को वापस से सही करने का एक मौका था। अब जैसे ही जूलियट का पिता सोफी को कुछ समय के लिए एक रूम में लेके जाता है तो वहाँ जूलियट भी आ गई, और जूलियट का पिता सोफी को होश में लाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाता है, जिससे सोफी का शरीर तड़पने लग गया था, जो देखकर जूलियट को वो समय याद आता है जब उसके भाई की मौत हुई थी। पर अभी जैसे तैसे हिम्मत करके वो खुद को संभालती है और सोफी से बात करना शुरू कर देती है। इधर जैसे ही इस बारे में रॉबर्ट को पता चला कि जूलियट सोफी को लेके कहीं चली गई है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोफी उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी बताए। उसी वजह से वो सीधा अपने लोगों से हॉस्पिटल की तरफ जाने को कहता है। वहीं जूलियट के पिता को पहले से पता था कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था, उसी वजह से वो जानबूझकर सोफी को अपने साथ ऐसे रूम में लेके आए थे जहां कोई भी कैमरा नहीं था। अभी सोफी जूलियट के पिता को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि वो भी साइलो के लोगों को बेवकूफ बनाता था और लोगों का प्रेगनेंसी लॉटरी में नाम आने के बाद भी उनका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं हटाता था। ये सुनकर जूलियट अभी अपने पिता को बाहर जाने को कहती है और खुद सोफी से बात करना शुरू कर देती है। वो सोफी को जॉर्ज वाली किताब दिखाते हुए उस बारे में पूछती है, जिस पर सोफी बताती है कि वो बुक मेरी है, जिसे मैंने जॉर्ज की माँ को दिया था और जॉर्ज की माँ ने उसे, पर जॉर्ज ने वो बुक रेगिना को दे दी थी, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव जो जॉर्ज के पास थी वो उसे रेगिना ने दी थी, जिसे जॉर्ज ने उससे कहीं से लाने को कहा था, और वो हार्ड ड्राइव असल में रेबेलियन ग्रुप की थी।
जो कुल मिलाकर साइलो के बागी लोग थे, और उनका मानना था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से सही है, मगर साइलो वाले उन्हें हमेशा बेवकूफ बनाकर रखना चाहते हैं। उस ग्रुप में जूलियट और जॉर्ज दोनों की माँ शामिल थीं। ये सुनकर जूलियट काफी ज्यादा हैरान रह गई, पर अभी सोफी बताती है कि जूलियट की माँ ने जो मैग्नीफाइंग लेंस बनाया था वो असल में जॉर्ज की माँ ने ही बनाने में उसकी मदद करी थी, और वो लोग उसी तरह से और भी कई आविष्कार करना चाहते थे, जिससे या तो बाहर की दुनिया के बारे में पता लगाया जा सके या फिर अंदर रहने वाले लोगों के जीवन को आसान करा जा सके। अब सोफी से थोड़ी देर बात करने के बाद जूलियट बाहर जाके अपने पिता से जानने की कोशिश करती है कि वो साइलो के लोगों के साथ धोखा क्यों कर रहा है। इस पर जूलियट का पिता परेशान होकर बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा था, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे बर्बाद कर देते। उसी वजह से जूलियट के पिता को शुरू से पता था कि वो उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता जो पावर में है। अब ये सुनकर जूलियट शांत हो जाती है और फिलहाल के लिए सोफी को व्हीलचेयर की मदद से उसके रूम में वापस लाके छोड़ देती है। वहां आकर जैसे ही सोफी मिरर को देखती है तो वो भी जूलियट को मिरर से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसे पता था कि मिरर की मदद से उन लोगों के ऊपर नजर रखी जाती है। तब जूलियट को वापस से बेकर के नोट के बारे में भी याद आता है, और वो समझ जाती है कि पक्का मिरर के अंदर कुछ न कुछ तो जरूर है, जिसकी वजह से ही बेकर और सोफी उसे मिरर से दूर रहने को कह रहे थे। इसीलिए वो तुरंत ही मिरर को एक कपड़े से ढक देती है, जिस बारे में पता चलते ही रॉबर्ट अपने साथियों से और जल्दी जाने को हॉस्पिटल में पहुंचने को कहता है। इसी बीच सोफी जूलियट को ये बात भी बताती है कि अक्सर बेकर भी उससे मिलने आता रहता था और वो वेंटिलेशन डक्ट के पास कुछ करता था। ये सुनते ही जूलियट तुरंत ही वेंटिलेशन डक्ट को चेक करती है, जिसमें उसे जॉर्ज की हार्ड ड्राइव मिल जाती है। पर तभी वहाँ काफी सारे रॉबर्ट के लोग आ गए थे, लेकिन उन लोगों के अंदर आने से पहले ही जूलियट छुप गई और मौका मिलते ही वहां से चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहां रॉबर्ट खुद भी आ गया था, जिसे देखकर सोफी पहचान गई थी कि रॉबर्ट वही आदमी है जिसकी बीवी की एक टाइम पर सोफी ने प्रेग्नेंट होने में मदद करी थी और उसे फोलिक एसिड खाने को कहा था। और अभी रॉबर्ट का बेटा 6 साल का था। खैर, सोफी की भलाई के बाद भी रॉबर्ट उससे सही से पेश नहीं आता और उससे पूछने लगता है कि जूलियट उसके पास क्या जानना आई थी। अब वैसे तो सोफी उसे कुछ भी नहीं बताती, मगर वो इस बात को मान लेती है कि सोफी को वेंटिलेशन डक्ट से कुछ न कुछ तो जरूर मिला है। ये सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि पक्का वो कोई हार्ड ड्राइव ही होगी, जिसके बारे में सोच सोच कर रॉबर्ट परेशान हुए जा रहा था। वहीं जूलियट हॉस्पिटल के ही दूसरे कमरे में आ गई होती है, जहाँ के कंप्यूटर से वो हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके उसके कंटेंट को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हार्ड ड्राइव में एक्सेस करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वो उसके कंटेंट को नहीं देख पाती। तब उसी बारे में सोचते हुए जूलियट को वो समय याद आता है जब उसकी माँ एक दिन एक दवाई को लेके किसान के पास गई थी और उसने किसान को दवाई देके उससे एक बक्सा लिया था। उस बक्से में असल में एक बीमार रैबिट था और जूलियट की माँ अपने पास मौजूद मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उसका ही ऑपरेशन करके देखना चाहती थी। उस ऑपरेशन को वो जूलियट के सामने ही करती है, जिसमें जूलियट की माँ कामयाब भी हो गई थी, जिससे जूलियट और उसकी माँ दोनों को काफी खुशी हुई। साथ ही तब जूलियट की माँ जूलियट को बताती भी है उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं। पर उसके कुछ दिनों बाद ही अचानक जस्टिस डिपार्टमेंट वाले जूलियट के घर में छापा मारते हैं, क्योंकि उन्हें वहां मैग्नीफाइंग ग्लास होने के बारे में पता चला था। शुरू में तो जूलियट की मां उन्हें काफी बार कहती है कि यहाँ कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और वो लोग लगातार उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं। तब जूलियट का पिता जूलियट की मां से कहता है कि तुम्हें वो मैग्नीफाइंग लेंस उन लोगों को दे देना चाहिए। इस पर जूलियट की मां मान जाती है और अभी जैसे ही वो उन लोगों के सामने मैग्नीफाइंग लेंस रखती है, वैसे ही वो उस लेंस को तोड़ देते हैं और अब जूलियट की मां से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास मौजूद रैबिट कहाँ है। ये सुनकर तो जूलियट के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उस रैबिट और मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में उसकी माँ या उसने किसी को नहीं बताया था, पर उन्हें ये काम जूलियट के पिता का लग रहा होता है। इसलिए वो पहले तो जस्टिस डिपार्टमेंट वालों के सामने झूठ बोलते हैं कि उस रैबिट के मरने के बाद उन्होंने उसे खा लिया था, जो सुनकर जस्टिस डिपार्टमेंट वाले वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जूलियट का पिता जूलियट की मां को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जस्टिस डिपार्टमेंट वालों को रैबिट या मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जूलियट और उसकी मां दोनों में से किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता। खैर, प्रेजेंट टाइम में यही सब याद करते हुए जूलियट की आंख लग गई थी और अचानक पॉल उसे वॉकी टॉकी के जरिए जगाते हुए जल्दी से पुलिस स्टेशन में आने को कहता है, क्योंकि वहां रॉबर्ट के लोग आके कुछ ढूंढने की कोशिश करने लग गए थे। ये सुनकर जूलियट तुरंत ही वहां जाती है, जिस दौरान रॉबर्ट के लोग कहते हैं कि उनका बहुत ही जरूरी सामान गायब हुआ है और वो उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो जूलियट के सामान की तलाशी भी लेते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलता। अभी उनकी ये हरकत देखकर जूलियट को समझ आ चुका था कि वो लोग असल में उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश कर रहे
पर जूलियट उसे पहले ही कहीं पर छुपा चुकी थी। अभी उन लोगों के वहां से जाने के बाद जूलियट को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहता और रॉबर्ट बार बार उसके लिए मुसीबत खड़ी करता रहता तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कभी भी पूरी नहीं कर पाती। ये सुनकर पॉल उसे बताता है कि रॉबर्ट के पास ऐसे ही कहीं पर भी तोड़फोड़ करने या छानबीन करने की परमिशन नहीं है और ये एक तरह का क्राइम है जिसके लिए रॉबर्ट को जेल में डाला जा सकता है। ये सुनकर जूल पॉलियट का इशारा समझ जाती है और तुरंत पॉल के पास जाके उसे गिरफ्तार करते हुए कहती है कि तुमने कानून का उल्लंघन करते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन के बीच में रुकावट बनने की कोशिश करी है। ये सुनकर रॉबर्ट को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद पॉल रॉबर्ट को हथकड़ी लगाकर ले गया था और जूलियट रॉबर्ट के ऑफिस की तलाशी लेने लग गई थी, जिस दौरान उसे कुछ लोगों के सर्वेलेंस फाइल्स के रिकॉर्ड मिलते हैं जिनके ऊपर कैमरा से नजर रखी जाती थी, जिनमें ही एक फाइल जूलियट की माँ की भी होती है। उस फाइल को पढ़ने के बाद तुरंत ही जूलियट अपने पिता के पास जाके उनसे जानने की कोशिश करती है कि उसकी माँ ने आत्महत्या क्यों करी थी। इस पर जूलियट का पिता बताता है कि जूलियट की माँ को हमेशा से लगता था कि बाहर की दुनिया काफी अच्छी है, जिसके बारे में वो किसी भी हाल में जानना चाहती थी, मगर जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसके लेंस को तोड़ दिया तो वो पूरी तरह से टूट गई थी और उसने खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि वो साइलो में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। इस बारे में बोलने के बाद जूलियट का पिता ये भी कहता है कि मैंने कभी उसके लेंस और रैबिट के बारे में किसी को नहीं बताया था, और उसे ऐसा लगता था। ये सुनकर जूलियट रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है, क्योंकि वो सच में अब तक अपने पिता को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती आई थी। मगर अब जैसा कि उसे समझ आ गया था कि जस्टिस डिपार्टमेंट वाले मिरर की मदद से उन पर नजर रखते हैं, तो उसे दुख हो रहा था कि इतने सालों तक वो बेफालतू में अपने ही पिता पे शक करके उनसे दूर रही। अब इसके बाद जूलियट एक बच्चे वाली मशीन के एरिया से उस हार्ड ड्राइव को निकालती है और उसे लेके मार्था के पास जाने लगती है, जिससे पता हो सकता था कि उस हार्ड ड्राइव के कंटेंट को कैसे देखना है। लेकिन रास्ते में जूलियट को जस्टिस डिपार्टमेंट के लोग नीचे आने वाले लोगों की तलाशी लेते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि रॉबर्ट के जेल में जाने के बाद भी उसके लोग हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब उसे किसी भी हाल में दूसरा कोई प्लान बनाकर नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए वो वापस से ऊपर चली गई। इधर अभी जब पॉल अपने घर जाता है तो खाना लेते समय वो अपनी बीमारी के कारण अपनी प्लेट को गिरा देता है, जिससे उसकी बीवी को उसकी ओर ज्यादा टेंशन होने लग गई थी, मगर पॉल उसे उसकी टेंशन ना लेने को कहता है। वहीं जूलियट के पिता ने अब तक मार्था को मैसेज करके बता दिया था कि जूलियट उसके पास उससे मिलने के लिए आने वाली है, पर जैसा कि सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से जूलियट नीचे नहीं जा पा रही थी तो मार्था को उसकी टेंशन होने लगती है। वहीं जूलियट अभी भी सोच रही थी कि वो नीचे कैसे जाएगी, तभी उसे लूकस के बारे में याद आता है जो एनालिस्ट था, तो कहीं ना कहीं उसको पता हो सकता था कि उस हार्ड ड्राइव की फाइल्स को कैसे एक्सेस करना है। इसीलिए जूलियट उसे कांटेक्ट करके जैसे तैसे ऊपर बुलाती है, जहां लूकस उस हार्ड ड्राइव को चेक करके बताता है कि उस हार्ड ड्राइव को स्पेशल कंप्यूटर्स की मदद से ही एक्सेस करा जा सकता है, जैसे मेयर के कंप्यूटर, मीडोज का कंप्यूटर या फिर शेरिफ के ऑफिस वाला कंप्यूटर। मगर अपने वर्क प्लेस वाले कंप्यूटर को यूज करने के लिए जूलियट को नीचे ही जाना पड़ेगा। उसी वजह से वो टेंशन में आ जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो नीचे कैसे जाएगी। अभी वो एनालिस्ट को भी सच बता देती है कि किस तरह से साइलो वाले उन्हें वहम में रख रहे हैं। ये जानकर शुरू में तो एनालिस्ट को इस बात पर भरोसा नहीं होता। इसी वजह से जूलियट उसे पास में लगे शीशे को तोड़कर दिखाती है, जिसके अंदर एक कैमरा था, और अभी लूकस को भी सब समझ में आ जाता है। वो भी अब जूलियट की मदद करना चाहता था, पर कुछ भी करने के लिए उन्हें पहले नीचे ही जाना पड़ेगा। इसीलिए अब जूलियट हिम्मत करके सीधा नीचे जाने लगती है, जिस दौरान सीढ़ियों पर मौजूद गार्ड्स ने उसे रोक लिया था और जूलियट भी थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी। तभी किस्मत से वहाँ वॉर्नर पहुंच जाता है, जो जूलियट को बिना चेकिंग करवाए नीचे लेके चला गया था। तब वॉर्नर जूलियट से बात करते हुए जानने की कोशिश भी करता है कि उसने रॉबर्ट को अरेस्ट क्यों करवाया है। इस पर जूलियट बताती है कि असल में मीडोज साइलो पे कब्जा नहीं करना चाहती, वो तो खुद ही रॉबर्ट की पपेट है और रॉबर्ट उसकी आड़ में साइलो के सारे डिपार्टमेंट्स पर नजर रखता है और साइलो पे कब्जा करना चाहता है। ये सुनकर वॉर्नर पूरी तरह से हैरान रह गया और इस बारे में सही से बात करने के लिए जूलियट को अपने साथ एग्रीकल्चरल एरिया में ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मिरर्स नहीं थे, तो इसका मतलब कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। अब वहाँ पर बात करते हुए अचानक वॉर्नर जूलियट से पूछता है कि वो हार्ड ड्राइव कहाँ है, जिससे सब सच साबित हो सकता है। ये सुनकर तो जूलियट के होश उड़ गए थे, क्योंकि अब तक उसने वॉर्नर को हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इसके कारण जूलियट समझ जाती है कि वॉर्नर खुद भी रॉबर्ट से मिला है और असल में रॉबर्ट नहीं बल्कि वो खुद वॉर्नर ही है, जो साइलो पे कब्जा करके तानाशाह की तरह काम करना चाहता है। ये समझ आते ही जूलियट वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गई थी, पर तभी पीछे से रॉबर्ट वहाँ आ गया, जिसको वॉर्नर पहले ही जेल से फ्री करवा चुका था। उसे देखते ही जूलियट वहाँ से दूसरी तरफ
तरफ भागने की कोशिश करती है, पर तभी रॉबर्ट और वॉर्नर के और भी काफी सारे लोग आ गए जिन्होंने जैसे तैसे जूलियट को पकड़ लिया था और अब रॉबर्ट को जूलियट के बैग में वो हार्ड ड्राइव भी मिल जाती है। जिसके बाद वो लोग जूलियट को बाहर ले जाकर सबसे झूठ कहते हैं कि जूलियट साइलो से बाहर जाना चाहती है और जैसा कि रूल था कि किसी के मुंह से ये बात निकलते ही उसे साइलो से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी हाल में साइलो उसे अंदर नहीं लेगा, तो जूलियट को भी बाहर भेजने की तैयारी करी जाने लगती है। तब रास्ते में जूलियट पॉल को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ये लोग मुझे बस साइलो से बाहर भेजना चाहते हैं। पर तभी अचानक से रॉबर्ट जूलियट के पेट में मुक्का मारता है जिससे जूलियट की हालत खराब हो गई थी, पर अभी वो जैसे तैसे हिम्मत करके पॉल को धक्का देती है और रॉबर्ट से अपना बैग छीनकर एक फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे कूद जाती है। इससे वो थोड़ी सी घायल तो हुई थी, मगर रॉबर्ट के बाग के लोगों को नीचे आने में समय लगने वाला था, जिसकी वजह से अभी जूलियट को वहां से भागने का मौका मिल गया। अब इसके बाद रॉबर्ट और वॉर्नर के साथ ही जूलियट को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें जूलियट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो उसके बारे में पूछताछ करने के लिए जूलियट के पिता और मार्था के पास भी जाते हैं, लेकिन उन्हें भी जूलियट के बारे में कुछ पता नहीं था। इधर अभी जैसे ही रॉबर्ट की वाइफ मैरी अपने बेटे के साथ अपने घर में आती है तो उसे घर में कुछ सामान टूटा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि कोई तो उनके घर में घुस आया है। इसीलिए वो सबसे पहले तो अपने बेटे को अलमारी में छुपने के लिए कहती है और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाती है। वहाँ टेबल पर उसे जूलियट वाली हार्ड ड्राइव रखी हुई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वो उसके पास बढ़ ही रही होती है कि तभी पीछे से जूलियट उसका गला पकड़कर उसे पास में हथकड़ी से बांध देती है और रॉबर्ट के कंप्यूटर से उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने में कामयाब हो जाती है। उस हार्ड ड्राइव में काफी सारे फोल्डर्स थे जिन्हें भी जूलियट देखने लग गई थी और फिलहाल जब जूलियट का ध्यान मैरी के ऊपर नहीं था तो मैरी एक क्लिप की मदद से खुद को खोलने की कोशिश कर रही थी। वहीं पॉल भी जूलियट के बारे में जल्दी से जल्दी पता करना चाहता था। उसी वजह से वो जूलियट के घर में जाके छानबीन करता है, जिस दौरान उसे जूलियट के बाथरूम कैबिनेट के पीछे जॉर्ज की पिक्चर बुक मिलती है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गया था। वहीं वॉर्नर को अपने ऑफिस में जाने पर एक छोटा सा ग्लोइंग टॉय दिखाई दिया जिस पर 18 लिखा हुआ था। तब वॉर्नर उसको अपने पास ही रख लेता है। वहीं रॉबर्ट को पता चला था कि पिछले दिन जूलियट ने लूकस को भी अपने पास बुलाया था, इसीलिए वो लूकस को अपने पास बुलाता है, जिस दौरान डर के मारे लूकस उसे सब बता देता है कि कैसे जूलियट के पास एक हार्ड ड्राइव थी जिस पर नंबर 18 लिखा हुआ था। ये सुनकर रॉबर्ट तुरंत ही उस 18 नंबर वाली हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन निकालकर उसे ट्रैक करने को कहता है और अभी जैसे ही उसे पता चला कि वो हार्ड ड्राइव उसके ही रूम में है तो वो परेशान होकर तुरंत अपने साथियों को वहां जाने को कहता है। वहीं जूलियट फोल्डर्स में मौजूद वीडियोस को देखती है जो असल में जॉर्ज की वीडियोस थी और उसे जॉर्ज ने स्पेशली जूलियट के लिए ही रिकॉर्ड करा था। जैसे उसे पता हो कि जूलियट इस हार्ड ड्राइव को ढूंढ ही लेगी, उसी वजह से जूलियट उन वीडियोस को देखने में पूरी तरह से खो चुकी थी। तभी मैरी भी खुद को फ्री कर लेती है और एक हथौड़ा लेकर धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसने जूलियट को मारा नहीं। वो इस बात को जानती थी कि कहीं ना कहीं जूलियट बुरी इंसान नहीं है और वो बस रॉबर्ट का कंप्यूटर इस्तेमाल करने ही आई थी। इसी वजह से वो जूलियट को जल्दी से वहां से जाने को कहती है, क्योंकि अगर जस्टिस डिपार्टमेंट वाले वहां आ जाते तो जूलियट बड़ी मुसीबत में फंस जाती। ये सुनकर जूलियट तुरंत ही वहां से निकल जाती है। इधर वॉर्नर जब रॉबर्ट के सर्वाइलेंस वाले कमरे में था तो अचानक उसे सारी स्क्रीन ब्लैक होती हुई दिखाई देने लगती है, जैसे जूलियट निकलते हुए सारे कैमरास को बर्बाद करते हुए जा रही हो। अभी जब रॉबर्ट अपने घर में पहुंचता है तब तक जूलियट वहां से जा चुकी थी और अब किसी को नहीं पता था कि जूलियट कहां पर है। इधर जूलियट अभी पैट्रिक के घर में आ गई थी जो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि पहले जूलियट ने भी उसे जेल नहीं जाने दिया था। तब पैट्रिक अपने ही घर में जॉर्ज के पुराने दोस्त को बुलाता है जो खुद भी उस हार्ड ड्राइव के बारे में जानता था और उसे भी जॉर्ज की तरह ही कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज थी। अभी वो जूलियट की उस हार्ड ड्राइव को पैट्रिक के कंप्यूटर में शुरू करने में मदद करता है, जिससे अब जूलियट जॉर्ज के पूरे वीडियोस को देख पाती। उस वीडियो में जॉर्ज बताता है कि उसे साइलो के निचले स्तर पे एक बहुत ही बड़े लोहे के गेट के बारे में पता चला है, जिसके पीछे पक्का कुछ न कुछ तो बहुत ही खास है। पर उससे भी ज्यादा खास इस हार्ड ड्राइव में क्लीनिंग वाली वीडियो है जो तुम्हें देखकर बाकी सबको भी दिखानी चाहिए। ये बताने के बाद जॉर्ज इस बात को भी कहता है कि मैं सच में जूलियट से अपने ही मतलब की वजह से मिला था ताकि मुझे नीचे के लोगों की जानकारी मिल सके, पर बाद में मुझे जूलियट से सच में प्यार हो गया और मैं आखिरी तक उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जूलियट काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, पर अभी वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर उस क्लीनिंग वाली वीडियो को खोलती है, जिसे देखकर तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि असल में उस वीडियो में बाहर का माहौल था जहाँ नीले आसमान में पंछी उड़ रहे थे। वो देखकर जूलियट पैट्रिक और जॉर्ज का दोस्त पूरी तरह से हैरान रह गया।
अब वो इस वीडियो को सभी लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते थे, पर इसके लिए उन्हें एक नेटवर्क बूस्टर की जरूरत थी जो 30वें माले पर था। वहां जाने में काफी ज्यादा खतरा होता है। इसी वजह से पहले तो पैट्रिक जूलियट की मदद करने से मना करता है, पर साइलो के लोगों की भलाई के लिए वो ऐसा करने के लिए मान गया। वहीं अब तक वॉर्नर को भी समझ आ गया था कि जूलियट असल में पैट्रिक के कमरे में ही है। इसी वजह से वो तुरंत अपने साथियों को वहां भेजता है, पर किस्मत से जूलियट को इस बारे में पहले ही पता चल गया था। इसीलिए वो जॉर्ज के दोस्त के साथ गार्बेज एरिया वाले पाइप से लटक जाती है, जिससे रॉबर्ट और उसके साथी उसे ढूंढ नहीं पाते। और उन लोगों के वहां से जाने के बाद जूलियट जल्दी से पैट्रिक और जॉर्ज के दोस्त के साथ 30वें माले पर जाके उस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए सभी लोगों के सामने लेके आ जाती है। उसे देखकर तो वॉर्नर के साथ काम करने वाले लोग भी पूरी तरह से हैरान रह गए थे, जिस दौरान वॉर्नर उन्हें उस वीडियो को भूलने को कहता है और जल्दी से अपने कुछ लोगों को 30वें माले पर भेजता है। तब भी जूलियट और जॉर्ज का दोस्त उसी गार्बेज एरिया वाले पाइप से लटक जाते हैं। पर अब तक वॉर्नर और रॉबर्ट को जूलियट की इस चालाकी के बारे में समझ आ गया था, जिसकी वजह से वो कुछ सामान पाइप में डालने लगते हैं, जिससे शुरू में जूलियट बच जाती है, पर एक बड़े मशीन पार्ट से बचने के लिए उसे पाइप के अंदर कूदना पड़ता है, जिससे वो रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट में जाके गिरी थी। पर वहाँ जैसे तैसे शर्ली, मार्था और जूलियट के दोस्तों ने उसे बचा लिया था। लेकिन वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि जल्दी ही रॉबर्ट, वॉर्नर अपने साथियों के साथ वहाँ जूलियट को पकड़ने के लिए आ जाएंगे और अब जूलियट को बचाया नहीं जा सकता। जूलियट खुद भी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अकेले में मार्था से कुछ बात करती है और थोड़ी ही देर में वहाँ वॉर्नर और रॉबर्ट आके जूलियट को पकड़ लेते हैं, जिस दौरान वॉर्नर ने जूलियट से वो हार्ड ड्राइव लेके उसके सामने ही बर्बाद कर दी थी। और जैसा कि फैसला हुआ था, जूलियट को साइलो को छोड़कर जाना पड़ेगा। जूलियट भी इसके लिए तैयार होती है, पर अभी जेल में जाने से पहले जॉर्ज की मौत का सच जानना चाहती थी। इस पर वॉर्नर भी मान जाता है और अब जूलियट को जॉर्ज की मौत वाले दिन की फुटेज दिखाई जाती है। उस दिन जॉर्ज के बारे में रॉबर्ट और उसके लोगों को पता चल गया था कि वो रिबेलियन की फाइल्स को चेक करके लोगों को उनके बारे में बता रहा है। उसी वजह से रॉबर्ट के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, मगर रॉबर्ट नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए, इसलिए वो खुद ही 120वें माले से कूद गया था और उसी वजह से उसकी जान गई थी। इसका मतलब जॉर्ज ने सच में खुद ही खुद को खत्म करा था। ये जानकर जूलियट थोड़ा सा दुखी होती है और अभी जब तक उसके लिए बाहर जाने वाला सूट बनकर नहीं आ जाता, तब तक उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं मार्था भी एक इंसुलेशन टेप लेके एक औरत के पास जाती है जो जूलियट के लिए बाहर जाने वाला सूट बनाने वाली थी, और मार्था ने उससे कहा था कि उस सूट में कुछ कुछ जगह इस टेप का इस्तेमाल भी करना। पर मार्था ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में जल्दी ही हमें जानने को मिलेगा। खैर अभी जेल में जूलियट से उसके पिता मिलने जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ शर्ली भी आ जाती है जो जूलियट के लिए मीट बॉल्स लेके आई थी। वो जूलियट को कहती है कि तुम्हें सारी मीट बॉल्स खानी होंगी। इस पर जूलियट मान गई और सारी मीट बॉल्स खाने के बाद उसे मार्था का एक छोटा सा नोट मिला, जिसके हिसाब से उसने जूलियट का काम कर दिया था और जूलियट पूरी तरह से सेफ रहेगी। जूलियट उसे पढ़कर काफी खुश होती है। इधर पॉल उस फाइल को देखकर काफी हैरान हो गया। साथ ही उसे भी अब रॉबर्ट और वॉर्नर काफी बुरे लग रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वैसे रॉबर्ट को भी पॉल की बीमारी के बारे में पता होता है, लेकिन वो पॉल को सीधा शेरिफ बना देता है, जिससे पॉल हैरान रह गया और अभी वो अपने घर में जाके अपनी बीवी से इस बारे में बात करता है, पर उसकी बीवी उसे टेंशन ना लेने को कहकर उसे हक करते हुए संभालने लगती है। इधर जूलियट के पास अब वॉर्नर मिलने के लिए आता है, जिसके हिसाब से बाहर की दुनिया अभी भी खराब थी और जूलियट ने जो करा उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जूलियट उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसके हिसाब से वो इमेजेस और वीडियोस जो हार्ड ड्राइव में है पूरी तरह से सही थी और लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन किस्मत खराब होने के कारण वो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। ये सुनकर जूलियट को काफी बुरा लगा और अभी वो वॉर्नर से जानने की कोशिश करती है कि साइलो के नीचे मौजूद मेटल डोर के पीछे क्या है। अब वैसे इस बारे में वॉर्नर को खुद भी पता नहीं होता और वो कहता है कि साइलो के क्रिएटर काफी सारे राज छोड़कर गए हैं और ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर वो वहां से चला गया और अब जूलियट के बाहर जाने का समय भी आ गया था। तब उसे सूट पहनाया जाता है, जिसके बाद मार्था की बातों के अनुसार सूट बनाने वाली औरत ने सूट को कई जगह से टेप से ढक दिया था। उस सूट को पहनकर जब जूलियट साइलो के गेट से बाहर निकलती है तो सबसे पहले उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है और उसके बाद वो पूरी तरह से बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे वैसा ही नीला आसमान दिखाई दे रहा था जैसे उसने वीडियो में देखा था, जो देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। लेकिन अंदर बैठे लोगों को अभी भी बाहर की सारी चीजें पूरी तरह से बंजर ही दिखाई दे रही थी। ये सच में काफी बुरी बात थी। इसलिए गुस्से में जूलियट बाहर के कैमरा को भी साफ नहीं करती और सीधा बेकर और एलिसन की बॉडी की तरफ जाने लगती है। तब वॉर्नर को लगता है कि जल्दी ही जूलियट भी उन दोनों की तरह मर जाएगी। उस दौरान जूलियट को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और आगे जाने लगती है। ये देखकर तो वॉर्नर और नीचे मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए थे। तब वॉर्नर जल्दी से अपने उस ग्लोइंग टॉय को लेके एक डोर के पास जाता है और उस टॉय जो असल में एक चाबी थी उसकी मदद से ओपन करता है। उस डोर के पीछे एक छोटी सी
स्क्रीन थी जो बाहर की वो स्क्रीन दिखाई दे रही थी जिसे जूलियट देख रही थी। असल में जूलियट को जो दिखाई दे रहा था वो उसी मशीन के कारण बाहर प्रोजेक्ट हो रहा था, जिसके बारे में जूलियट को थोड़ा सा आगे जाकर पता चलता है और उसे अपने सामने अर्थ का असली नजारा दिखाई देता है। अर्थ अभी भी पूरी तरह से बर्बाद थी, लेकिन जूलियट और उसके साथ ही साइलो में रहने वाले लोग आखिरी इंसान नहीं थे। उनके अलावा और भी कई सारे इंसान थे जिन्हें आसपास की जगह पे ही साइलो जैसे और बड़े बड़े बंकर्स बनाकर उनमें रखा गया था, जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं था। जूलियट के साइलो का नंबर 18 था, उसी वजह से उस हार्ड ड्राइव के ऊपर भी 18 लिखा था और वार्नर के पास मौजूद उस टॉय पे भी 18 लिखा था। जूलियट ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह गई और अब उसके ऊपर भी बाहर के वातावरण का असर होने लगता है, जिसके कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब क्या जूलियट अपनी जान बचा पाएगी? अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि साइलो वाले तो उसे किसी भी हाल में अंदर नहीं लेने वाले। और वैसे क्या बाकी साइलोस के अंदर के लोगों को पता होगा कि बाहर और भी साइलोस मौजूद हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि जूलियट का दम बाहर मौजूद जहरीली हवा के कारण घुट रहा है या फिर बाहर आने से पहले उस पे जो डिसइंफेक्टेंट डाला गया था उसकी वजह से? माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सीरीज के सेकंड सीजन में जानने को मिलेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट सीजन इसी बेहतरीन एंडिंग के साथ यही खत्म होता है। और वैसे वीडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है। वैसे इस सीजन से ज्यादा धमाकेदार इसका सेकंड सीजन है, जिसमें साइलो के बारे में और भी बड़े बड़े राज खुलेंगे। लेकिन उसे चैनल पे लेके आना है या नहीं, उसका फैसला मैं आप लोगों के हाथों में छोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको वो पसंद ना आए तो उसे चैनल पर लाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सेकंड सीजन देखना हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना, और अगर नहीं लाना तो उस सीरीज का नाम लिखो जो आप देखना चाहते हो। बाकी इसके साथ ही ये वीडियो यही समाप्त होती है।